नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र कुमार मौज एनआरआई टॉक शो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपको हमारा पिछला एपिसोड पसंद आया होगा। हम इस शो को निरंतर बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसके लिए हमें आपके सुझाव की ज़रूरत है, जो आप हमें वीडियो में कमेंट के द्वारा या फिर आप डायरेक्ट मौज चैनल को ईमेल करके भी भेज सकते हैं। आज के इस शो के हमारे मेहमान एक ऐसे अप्रवासी भारतीय हैं जो पिछले 10 सालों से यूएई के अबू धाबी शहर के एक प्रतिष्ठित संस्थान में सेफ्टी मैनेजर के तौर पे काम करते हैं और सपरिवार अबू धाबी के मुसाफा सिटी में रहते हैं। तो चलिए मैं आपको मिलवाता हूं श्री सत्येंद्र नाथ गुप्ता जी से और जानते हैं उनके देश से विदेश तक के सफ़र के बारे में और बातें करते हैं यूएई के हेल्थ सेफ्टी और इन्वायरमेंटल पहलुओं के बारे में। सत्येंद्र जी, मौज चैनल के एनआरआई टॉक शो में मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार मौज चैनल के दर्शकों को मेरे तरफ से सादर नमस्कार। और जितेंद्र जी का मैं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि हमें ये मौका दिया इन्होंने। थैंक यू सत्येंद्र जी। आपको मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि मेरे बड़े भाई का नाम भी सत्येंद्र है और वो इस शो को देख करके बहुत ही गौरव महसूस कर रहे होंगे। ये मेरे लिए भी खुशी की बात है कि मेरा नाम बड़ा ही कॉमन है और अक्सर सुनने को मिलता है सत्येंद्र। चलिए दर्शकों, शो को आगे बढ़ाते हुए अब हम जानते हैं सत्येंद्र जी से उनके अनुभव के बारे में। तो सत्येंद्र जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मैं बिहार के रहने वाला हूँ। बिहार में गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट और वहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध एक जगह है थावे। थावे से मैं बिलोंग करता हूँ। थावे का एक रूरल गांव है पिपराही। तो मैं गांव से हुआ और गांव से फिर हमारी मैट्रिक की पढ़ाई हुई थावे में। फिर वहाँ से हम लोग गोपालगंज गए हायर सेकेंडरी के लिए, 10+2 किए और उसके बाद फिर हम लोग पटना निकले। पटना से अपनी डिग्री लेने के बाद से फिर मैं दिल्ली गया, जहाँ से कि मैं एमबीए किया और पटना तक मैं एमएससी कर लिया था। फिर एमबीए करके और उसी दौरान मेरी जॉब की शुरुआत हुई दिल्ली मेट्रो में। एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल बेस था मेरा 1 साल का। तो स्टार्ट किया दिल्ली मेट्रो से। फिर 1 साल कॉन्ट्रेक्चुअल मेरा रिन्यूअल हो रहा था, बट मैं ऑप्शन चेंज करने के लिए चेंज किया और एक मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन किया। वहाँ भी इत्तेफाक से मैं 1 साल ही रहा और उसके बाद से फिर उसी बीच मैं डिस्टेंस लर्निंग से एमबीए किया। एमबीए करके तब तक मेरा जॉब भी चल रहा था और फिर 2012 में मेरा दुबई के लिए सिलेक्शन हुआ। फर्स्ट टाइम मैं 2012 फरवरी में दुबई आया जी। तो ये मेरा गांव से लेकर के दुबई तक का सफ़र रहा है मेरा जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सत्येंद्र जी कि आपने गांव से होते हुए आपने दुबई तक का जो सफ़र तय किया है वो बहुत ही रोमांचक रहा होगा, मैं ऐसा महसूस कर सकता हूं। तो दर्शकों, मैं आपको भी ये बताना चाहता हूं कि आप चाहे गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, परिस्थितियां कुछ भी हो, अगर आपके मन में कुछ चाहत है तो उस चाहत के द्वारा आप अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सत्येंद्र जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। इन्होंने भी मन में चाहत रखी और परिस्थितियां उसके हिसाब से बनती गईं और उसके कारण आज ये अबू धाबी तक पहुँचे हैं। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और चाहत से मुझे एक बात मैं बोलूँगा, शेयर करूँगा। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मोटिवेशन स्पीकर लोग बहुत इसको यूज़ करते हैं। मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम किया है। तो सत्येंद्र जी, आप अभी सेफ्टी मैनेजर के तौर पे कार्य कर रहे हैं। क्या ये प्रोफेशन आपका पहला चॉइस था या आप कुछ और बनना चाहते थे? एक्चुअली मेरा ये पहला चॉइस नहीं था। मेरा जो पहला चॉइस था वो था लेक्चरर का। मैं उसी हिसाब से अपनी तैयारी भी की। मैं एमएससी किया, बीएससी करके मैं एमएससी किया
और एमएससी के बाद फिर मेरा प्लान था पीएचडी का। जी। और पीएचडी का एग्ज़ाम पीआरटी जिसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी में, प्री रजिस्ट्रेशन टेस्ट, वो भी हमने दिया था 2013 दिसंबर में। जी। कोइंसिडेंटली मेरा पीटी टेस्ट हुआ, लेकिन इंटरव्यू के लिए फिर मुझे दोबारा जाना पड़ा था, लेकिन मैं जा नहीं पाया अपॉइंटमेंट। रीज़न ये था कि मैं आ गया था दुबई। जी। और दुबई आने के पीछे कारण क्या है कि मैं उस समय जब एमएससी किया, एमएससी करने के बाद से फिर मैं जॉब स्टार्ट करने लगा। तो सेफ्टी में मैं जॉब कैसे स्टार्ट किया, ये भी एक हमारे लिए रोचक कहानी है। हम लोग आपस में कुछ अपने फ्रेंड सर्कल में बात कर रहे थे। जी। तो उसी में हमारे फ्रेंड लोगों में से एक प्रेमचंद झा हैं, उन्होंने बोला कि सेफ्टी का बड़ा फ्यूचर कैरियर है। तो मैं बोला कि सेफ्टी किस फील्ड में होता है, तो फिर वो हमें बताए। अच्छा। फिर बोले कि कोर्स कहाँ से होता है, तो कोर्स भी हमें उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया। उस समय एक छोटा डिग्री 6 महीने का हमने किया वहाँ से, नीलम से, डिस्टेंस लर्निंग। बाद में पता चला कि ये नीलम का जो डिग्री है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है और उतना ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं करेगा। फिर मैं पीजी किया इंडस्ट्रियल सेफ्टी में 2011 में। जी। इंडस्ट्रियल सेफ्टी से मैं पीजी किया। तो नीलम से तो मेरा जॉब सिलेक्शन हो गया था, दिल्ली मेट्रो में मेरी जॉब की सिलेक्शन हो गई। फिर मैं उसी दौरान पीजी कर लिया डिस्टेंस लर्निंग से। और फिर मैं सोचा कि अगर मुझे एज ए सेफ्टी ही बनाना है तो कुछ फ्यूचर प्लान भी करें। तो फ्यूचर प्लान में मुझे लगा कि एमबीए कर लेना चाहिए, मैनेजमेंट कोर्स, चूँकि ऑलरेडी मैं मास्टर डिग्री था और दूसरा पीजी भी कर लिया था इंडस्ट्रियल सेफ्टी में। तो फिर मैं एमबीए भी किया, एमबीए ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन से किया। और फिर तब मैं दिमाग में आया कि गल्फ़ का भी ट्राई करता हूँ। तो मैं काफ़ी प्रयास किया गल्फ़ आने के लिए, कई बार इंटरव्यू दिया, बट इत्तेफाक से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। 2011 अक्टूबर में मेरी सिलेक्शन हुई गल्फ़ के लिए। और उस समय भी हम लोग 3 आदमी गए थे इंटरव्यू देने। मेरे 2 फ्रेंड थे जी। रवि और पवन, वो दोनों भी गए थे इंटरव्यू देने के लिए। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ये मैं निकला वहाँ से, आ गया। और जब आया तो मैं यही सोच के आया था कि मैं 2 से 3 साल रहूँगा गल्फ़ में, फिर मैं वापस अपने इंडिया में जॉब करूँगा, कुछ वहीं पे करूँगा। ये ज़्यादातर लोगों की सोच है। मैं भी सोच के आया था 5 साल रहूँगा, उसके बाद वापस चला जाऊँगा। पर वो हो नहीं पाया। चलिए, ये बहुत अच्छा लगा सत्येंद्र जी, आपने अपने दूसरे प्रोफेशनल चॉइस के बारे में बताया। मैं आशा करता हूँ कि आपको फ्यूचर में कुछ ऐसे मौका मिले और आप उसको परस्यू कर सकें। अगर बिल्कुल, क्योंकि आपने जो लेक्चरर प्रोफेशन बताया उसका कोई एंड नहीं है। बिल्कुल, आप रिटायरमेंट के बाद भी उस चीज़ों को परस्यू कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप में कुछ ऐसा अभी भी चाहत है तो रास्ते आपको बहुत मिलेंगे। जी, मैं एक चीज़ ऐड करूँगा यहाँ पे। मेरा जब मैं एमएससी के बाद पीएचडी के लिए पीआरटी दिया था, तो कुछ सिचुएशन ऐसे मेरे सामने हो गया था कि मैं वाइवा के लिए नहीं जा पाया था। जी। तो वो मेरा अधूरा हो गया पीएचडी का सफ़र वहाँ पे। बट फिर मेरे दिमाग में चल रहा था कि इसको कैसे करना चाहिए। तो मैं 2015 में डिस्टेंस लर्निंग से एमए एजुकेशन में एडमिशन लिया, क्योंकि मैथमेटिक्स रिवीजन का सब्जेक्ट होता है। तो वो रिवीजन छूट गया था, जॉब कैरियर जब से शुरू हो गया। फिर मैं एजुकेशन से एमए एजुकेशन किया। और अब मैं यही प्लान कर रहा हूँ कि फ्यूचर में जैसे फ्री होता हूँ, अभी मैं पीएचडी करूँगा नहीं, पीएचडी का कोई टाइम लिमिट नहीं है, कभी भी हम कर सकते हैं। तो जब मैं फ्री होऊंगा, मुझे लगा कि अब मैं फ्री हो रहा हूँ, तो मैं फिर पीएचडी का तैयारी करूँगा और एमए एजुकेशन के, यानी कि एजुकेशन के बिहाफ पे पीएचडी करूँगा मैं। चलिए, ज़रूर करें दर्शकों। तो जैसा सत्येंद्र जी अपना विज़न बहुत ही क्लियर रखे हुए हैं, वैसे ही हम सबको भी अपना विज़न रखना चाहिए। अगर कुछ दूसरा प्रोफेशन है तो आज की दुनिया में रास्ते बंद नहीं होते हैं, आपको कुछ ना कुछ दूसरे तरीक़ों से भी उसको हासिल करने के मौका प्राप्त होगा। चलिए सत्येंद्र जी,
अब कुछ बातें करते हैं यूएई अबू धाबी के बारे में। आप जब से यूएई में आए हैं और अबू धाबी में रह रहे हैं, तो क्या आपको वो सब कुछ मिला यहाँ पर जिस चीज़ों की आपने आशा की थी? सही बताऊं तो जिस चीज़ का मैं आशा किया था उससे कहीं ज़्यादा हमें यूएई में मिला। जी, तो और यही रीज़न है कि वो मेरा जो 2 साल है वो शायद लॉन्ग लाइफ कैरियर में कन्वर्ट हो गया। 10 साल में। तो 10 साल में मैं अचीव किया हूँ। 3 साल में इंडिया में भी रहा और बाकी का जो 10 साल यहाँ पे गुजारा हूँ, इस 10 साल में कैरियर अचीव की जहाँ पे मैं पहुँचा हूँ वो उसके बिहाफ पे अपना फैमिली के साथ में यहाँ पे रहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताई, और आशा करता हूँ कि आपका ये जर्नी अबू धाबी में और इसी तरह से कंटिन्यू होता रहे, आप अच्छे से यहाँ से रिटायर होकर के जाएं। चलिए, अबू धाबी को सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड का रैंकिंग मिला है, जो कि पिछले 5 सालों से ये रैंकिंग बरकरार है। क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कुछ, क्या ऐसे कारण हैं जिसके कारण ये रैंकिंग लगातार अबू धाबी को मिल रही है? देखिए, जहाँ तक मैं देखता हूँ पिछले 10 साल से मुझे अभी तक कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं इनसिक्योर हूँ। जी यहाँ पे जॉब भी सिक्योर है, जी काम करने का भी तौर तरीका जो है वो भी बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल से है। और अगर हम रात को 10 बजे भी निकलें घर से अपने रूम से, जी तो मुझे नहीं लगता है कि मैं कहीं बाहर हूँ और मुझे कुछ हो सकता है। जी तो रात को 12 बजे हो चाहे 1 बजे हो, हालांकि ऐसे मैं निकलता नहीं हूँ, उतने रात तक मैं रहता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा चांस हो गया है, जी। तो मुझे कभी परेशानी नहीं हुई है। इवन आप परिवार के साथ भी बाहर जाते हैं कभी भी बिल्कुल, रात को, हाँ, तब भी आप परिवार सुरक्षित अभी महसूस परिवार करते के हैं? साथ में ही कभी ऐसा हुआ है कि हम लेट तक कहीं पहुँचे हैं घर से बाहर, या अगर हम घूम भी रहे हैं जी तो भी कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस घूमते रहती है, हर जगह पुलिस का पेट्रोलिंग होता है। जी इवन हमारा जो काम है डेजर्ट में है और ऑफशोर में है, जी तो डेजर्ट में भी पुलिस जो है इमीडिएट रिस्पॉन्स है उनका। जी पुलिस स्टेशन हर जगह पे है, डिस्टेंस एरिया के वाइज कॉल करेंगे, अगर सिटी में है तो 5 मिनट के अंदर में पुलिस रिस्पॉन्ड करती है। जी। तो इस तरह से तो सेफेस्ट ऑफ कोर्स होना भी चाहिए, चलिए, जब कंट्री उतना कर रही है तो उसको वो मिलना चाहिए। तो दर्शकों, सत्येंद्र जी ने कुछ बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं अबू धाबी में सेफ्टी के बारे में, और मैं इनकी बातों से सहमत हूं, और आपको बताना चाहता हूं कि अबू धाबी में रहते हुए मुझे कोई अभी तक ऐसा रिस्ट्रिक्शन फील नहीं हुआ है। आप अपने परिवार के साथ आप अपने लिविंग स्टाइल के अकॉर्डिंग रह सकते हैं, बट विद इन रूल, और जो चाहे आप कर सकते हैं। तो उन सब मामलों में फ्रीडम यहाँ बहुत है, और फ्रीडम के अलावा भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और ये सब कुछ कारण हैं जिसके कारण अबू धाबी की रैंकिंग बरकरार है अभी। सत्येंद्र जी, अबू धाबी का इन्वायरमेंट कैसा है, और यहाँ की गवर्नमेंट इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है? देखिए, जब मैं आया था 2012 में तो उस समय गर्मी बहुत पड़ता था, टेम्परेचर काफ़ी हाई थी, बारिश कभी कभी हुआ उस समय, लेकिन अभी रेगुलर बारिश हो रही है जी। और वो रेगुलर बारिश नेचुरल नहीं है, कृत्रिम है। अच्छा। जो बनावटी तरीके से जो एयर शीट्स किया जाता है, तो ये सब इन्वायरमेंट को चेंज करने के लिए किया जा रहा है। तो इससे टेम्परेचर डाउन हुआ है बहुत। बहुत। इस बार तो ठंड भी बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है अभी तक। अच्छा। पहले इतना फरवरी तक इतना ठंड नहीं होता था। अच्छा, चलिए, बाहर में निकले तो बाहर का मौसम अभी अच्छा है, और पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि मार्च नहीं अप्रैल तक भी आप धूप में अगर बाहर दिन में निकलते हैं तो आपको महसूस नहीं होता है उतना। जी। थोड़ा महसूस होता है लेकिन ठीक है, बट टेम्परेचर है। यहाँ टेम्परेचर का रेंज क्या होता है? 53 तक मैंने ऑब्जर्व किया है जी। डिवाइस के थ्रू।
अब रियल में कितना है वो, चूंकि हम तो डिवाइस को ही फॉलो कर सकते हैं। वो सिटी में के डेजर्ट में आपने? डेजर्ट में बिल्कुल। सिटी में कितना रहता है? सिटी में 48 47 47 43 42 लाइक दैट। लोएस्ट कितना जाता है? लोएस्ट तो हमने डेजर्ट में 3 डिग्री सेल्सियस ऑब्जर्व की है। डेजर्ट में। सिटी में 17-18 डिग्री तक है। चलिए दर्शकों, तो अबू धाबी का इन्वायरमेंट वैसे तो हॉट है, पर इसमें बहुत ही बदलाव आ रहे हैं। यहाँ की गवर्नमेंट रेगुलर क्लाउड सीडिंग कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर में गिरावट आ रहा है और वेदर कंडीशंस भी बहुत चेंज हो रहा है, जिससे कि यहाँ की लिविंग कंडीशन थोड़ी सी और ज़्यादा कंफर्टेबल हो रही है। दिनों दिनों इसमें सुधार भी हो रहा है। सत्येंद्र जी, चूँकि 2020 से पूरी दुनिया पैंडेमिक का शिकार है और ये कोविड-19 की वजह से बहुत तरह से प्रॉब्लम्स लोगों को सहने को मिल रही है। अबू धाबी में रहते हुए कोविड-19 के सिचुएशन के बारे में यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके बारे में क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? जी, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपकी तरफ से। और जहाँ तक मैं महसूस किया हूँ, फुल पेंडेमिक यानी कि 2020 में मार्च से शुरू हो गया था, तब से लेके अभी तक मैं यहाँ पे हूँ। बीच में एक बार मैं घर गया था। गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत अच्छा फैसिलिटी दी है। अभी चूँकि हम लोग जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे वीकली, इवन गवर्नमेंट का भी सर्कुलर है कि वीकली रिपोर्ट आपको करानी है, टेस्ट करानी है। तो हम लोग वीकली टेस्ट कराते हैं कोविड-19 का, और ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो वहाँ पे पेड है जी। लेकिन ऑलमोस्ट गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आप चाहें तो आप गवर्नमेंट की तरफ से भी जा करके, उनके टेंट लगे हुए हैं, वहाँ पे फ्री हम टेस्ट करा सकते हैं। फैमिली के साथ जाएं, बच्चों के लिए भी सुविधा है जी। और जब वैक्सीन होने लगा तो मैंने सुना था कि वर्ल्ड में सबसे पहले वैक्सीनेशन जो शुरू हुआ है यूएई में शुरू हुआ है जी। 2020 में ही सितंबर से। उस समय वॉलंटियर के तौर पे इवन गवर्नमेंट ने उन वॉलंटियर को पैसे भी दे रही थी मोटिवेट करने के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आकर के टेस्ट करें, अपना वैक्सीनेशन लें। तो वैक्सीनेशन अभी तो बच्चों को भी मिलने लगा है जी। बच्चों को भी वैक्सीनेशन ये पिछले साल से ही शुरू हो गया, 2021 से ही। तो गवर्नमेंट का अपना ह्यूमैनिटेरियन, मैंने ये भी सुना था कि ह्यूमैनिटेरियन सेंटर वर्ल्ड में पहला इनका है जी। जब भी आप गल्फ में आते हैं, पहले घर से यानी कि आउट ऑफ कंट्री से आते हैं, तो यहाँ पे उनको 3 दिन का क्वारंटाइन मैंडेटरी था 2020 में, अगस्त सितंबर की बात है। उसके बाद से आप, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल ह्यूमैनिटेरियन सेंटर में। इवन अगर कोई पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव केस के जो भी होते हैं उनको लेकर के क्वारंटाइन सेंटर में लेके जाते हैं लोग जी। एम्बुलेंस है, उनको जो भी सुविधा चाहिए वो देते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट। उनका जो क्वारंटाइन सेंटर है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस तरह से यूएई ने बहुत अच्छा पेंडेमिक को कंट्रोल किया है। जी दर्शकों, तो जैसा सत्येंद्र जी ने बताया, अबू धाबी गवर्नमेंट ने कोविड सिचुएशन को बहुत ही बेहतर तरीके से हैंडल किया है। यहाँ पर लोगों को फ्री वैक्सीनेशन शुरू से ही अवेलेबल कराई गई हैं और उसके अलावा रेगुलर फ्री पीसीआर टेस्ट सेंटर्स भी अवेलेबल है, जहाँ पर कोई भी जा कर के टेस्ट फ्री में करा सकता है। अगर आपको इमरजेंसी है या कुछ, तो बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी पे करके आप टेस्ट करा सकते हैं। उसके लिए आपको भी वो सिर्फ 50 दिरहम पे करने पड़ेंगे, वो भी बहुत नॉमिनल अमाउंट है। सत्येंद्र जी, अबू धाबी में इंडस्ट्रियल सेफ्टी का स्टैंडर्ड के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया। इंडस्ट्रियल सेफ्टी गवर्नमेंट यहाँ का जो अपना लॉ है, रेगुलेशन है, रूल रेगुलेशन है, और कोई भी लॉ या रेगुलेशन जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होता है उसका इफ़ेक्टिवनेस नहीं होता है। जी। वैसे तो मैं इंडिया में भी काम किया हूँ और मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम किया हूँ। मैं जो भी कंपनी थी मल्टीनेशनल कंपनी थी जी। बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी, तो वहाँ भी हमने सेफ्टी स्टैंडर्ड देखा है। हर जगह प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है उनके।
कल्चर भी है, जी सिस्टम भी है, बट वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जी यूएई में बेसिकली और आबू धाबी में यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है। मैं ऑयल एंड गैस फील्ड में हूँ, जी तो एक छोटी सी भी मिस्टेक को हम लोग इनकाउंटर करते हैं, जी जी और वर्कर भी काफ़ी फॉलो करते हैं। जी उन्हें टाइम टू टाइम अवेयरनेस ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपको कैसे इन एस्पेक्ट्स पे काम करने हैं। जी ऑडिट, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट होते रहता है इसको, कि सिस्टम इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। जी यहाँ पर वर्कर्स का भी इंश्योरेंस है, कंपनी जी प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल, उसमें क्या क्या कवर्स हैं? बिल्कुल XYZ एवरीथिंग कवर्ड है जी यहाँ पे। एक छोटा अगर फिंगर इंजरी है तो भी वो कवर्ड है, और मेजर इंजरी है तो भी कवर्ड है। तो एक छोटा सा फीवर भी हल्का है तो भी आपका कवर है वो। जी मेडिसिन आपको वहाँ पे 30% लेकर के मेडिसिन मिल जाता है, जी और एडनॉक में तो वो 30% भी रिटर्न मिल जाते हैं। अच्छा यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपका of मेडिकल है, हर चीज़ जो भी आपका पैसा लगता है वो रिटर्न हो जाता है। बहुत कंपनियां जो प्राइवेट सेक्टर में, चूँकि मैं नहीं काम किया हूँ तो मुझे उसका ये नहीं है, बट एडनॉक के साथ में जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो 30 वेलफेयर मैनेजमेंट के तौर पे उनको 30% भी रिटर्न करने की पॉलिसी होती है। जी जी सत्येंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई इसमें हमारे एक चीज़ दर्शकों और को। ऐड करूँगा मैं, जी वर्कमैन कंपनसेशन यहाँ का सबसे मैंडेटरी है। हेल्थ इंश्योरेंस के साथ वर्कमैन कंपनसेशन भी है, जी और वर्कमैन कंपनसेशन ये है कि अगर कुछ हो गया, खुदा ना खास किसी के साथ ऐसा ना हो, तो वो वर्कमैन कंपनसेशन के थ्रू कवर होता है, कवर होता है वो। तो उसके फैमिली उससे सिक्योर होते हैं। जी तो जी दर्शकों, जैसा सत्येंद्र जी ने बताया, वर्कर्स सेफ्टी के साथ साथ यहाँ इंश्योरेंस का भी खास ध्यान दिया जाता है। जो भी वर्कर्स बंधु हमारे काम कर रहे हैं यहाँ के इंडस्ट्री में, वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं, उनकी हर तरह की कवरेज भी अवेलेबल हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सतर्कता से हट जाएंगे। मैं ये सभी उन वर्कर बंधुओं से गुजारिश करूँगा कि कवरेज है, इंश्योरेंस है, तब भी हमें जब भी जहाँ भी आप काम कर रहे हैं हर एक सेफ्टी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के करना है। धन्यवाद सत्येंद्र जी। अभी एक बहुत ही स्पेसिफिक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर कोई कोई बाहर से अबू धाबी आ रहा है तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अभी तो जिस तरह से पहले जो 10 साल पहले था उसमें और अभी में बहुत फ़र्क हो गया है। हाँ, यहाँ आने से पहले जैसे इंडिया का कल्चर कुछ और है, यहाँ का कल्चर थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे मल्टीनेशनल के लैंग्वेज के लोग हैं, तो लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश स्पीकर हैं, आप इंग्लिश बोल सकते हैं अच्छी तरह से, तो फिर आपके लिए कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, क्योंकि इंग्लिश कॉमन भाषा है, यहाँ पे लैंग्वेज है। खान पान के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज़ हमें इंडिया में चाहिए होता है वो यहाँ पे भी मिलता है, हर चीज़ मिलता है। तो हाँ, थोड़ा सा इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट है, क्योंकि इंडिया का जो इन्वायरमेंट है टेम्परेचर के अगर बिहाफ से बोला जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। बट इन कंपेयर टू इंडिया मुझे लगा नहीं कि मैं इंडिया से बाहर हूँ। चलिए सत्येंद्र जी, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो जो कोई हमारे दर्शक, अगर उनको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रहा है या किसी और पर्पस या ट्रेवल पर्पस से भी, अगर आप या टूरिज़्म पर्पस से भी अगर अबू धाबी आ रहे हैं, तो यहाँ पर हर चीज़ की सुविधा अवेलेबल है। आपको यहाँ पर प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़, हर कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा, जो कि एक कॉमन मैन की ज़रूरत है। सत्येंद्र जी, क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ गाइडलाइंस बताना चाहेंगे जो सेफ्टी में अपना करियर बनाना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले सेफ्टी कैरियर जो है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये घर से भी होता है, हम घर से भी कर सकते हैं, और सेफ्टी तो हर जगह पे है। जी। एक हाउस वाइफ भी जब
माँ रोटी पकाती हैं, चाहे घर में जो भी बहू औरत लोग काम करती हैं, तो कपड़े का इस्तेमाल करती है, चिमटे का इस्तेमाल करती हैं, वो भी एक सेफ्टी है। जी जी। तो कैरियर ज़रूर बना सकते हैं आप, और बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको मैट्रिक कर लें, मैट्रिक जो 10th लेवल, कहीं पे ग्रेड भी होता है, ग्रेड 10, उसके बाद से आप 10+2 साइंस से कर लें। साइंस में अगर आप हैं तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि बहुत ऐसी कंपनी है, सपोज दैट ऑयल एंड गैस कंपनी है, जी तो वहाँ पे केमिकल्स के बारे में आपका जानकारी होना ज़रूरी होता है, तो साइंस लेवल चाहिए। 10+2 के बाद से आप ग्रेजुएट लेवल में इंडस्ट्रियल सेफ्टी कर सकते हैं। बहुत ऐसे यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी भी कराती है, जी अन्नामलाई है, चेन्नई में भी बहुत सारे हैं, दिल्ली में भी है, पुणे में है, वहाँ से आप सेफ्टी का कोर्स कर सकते हैं। ये सेफ्टी एक आपका बैकग्राउंड हो जाएगा, सेफ्टी कोर्स जॉब स्टार्ट करने के लिए। इंडिया में आपको इससे जॉब मिल जाएगा। धन्यवाद सत्येंद्र जी, हमारे दर्शकों के साथ अपने विदेश में रहने का अनुभव शेयर करने के लिए। और आपकी दी हुई जानकारी से मैं आशा करता हूं कि हमारे दर्शक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे, जो भी यहाँ रहते हैं और जो भी आने वाले हैं वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। धन्यवाद आपका भी ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, और दर्शकों के साथ में ये एक छोटा मुलाकात हमारे लिए भी बड़ा सुखद अनुभव है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से बहुत ऐसे लोग हैं जिनको जो गाइडेंस चाहिए वो मिला होगा। एक चीज़ मैं जाते जाते आपको शेयर करूंगा, सेफ्टी का जो एक्सपेक्ट है, यानी यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, अच्छा रिक्वायरमेंट है, कैरियर है। जी आप जो भी यहाँ पे आना चाहें, अपने एक एजुकेशन लेवल को कंप्लीट करके आएँ। यहाँ सेफ्टी में सबसे मैंडेटरी जो कोर्स है निबोस है, नेशनल एजुकेशन बोर्ड जो यूके से संचालित होता है। निबोस मैंडेटरी है, निबोस आईजीसी कर ले, जॉब मिलेगा। हाँ, पिरामिड सिस्टम तो है यहाँ पे, क्योंकि सिस्टम बाकी जो एरिया में सेफ्टी का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सेफ्टी पर्सनल जो होते हैं बहुत कम होते हैं। जी तो कंपटीशन तो है, इंटरव्यू टफ होता है, उसके लिए तैयारी आपको अच्छे से करना पड़ेगा। और एजुकेशन बैकग्राउंड अगर अच्छा है, इंजीनियरिंग लेवल करके अगर आप आते हैं तो और ही अच्छा है। इंजीनियरिंग लेवल इन द सेंस कि डिप्लोमा कर लिए, जी आप बीटेक भी किए हैं, उसके बाद से आप सेफ्टी का कोर्स करें। हाँ, डिप्लोमा लेवल पे आप पीजी नहीं कर सकते हैं, ग्रेजुएट लेवल कर सकते हैं। और ग्रेजुएट लेवल जब हो जाएगा तो फिर आप पीजी लेवल के भी सेफ्टी में आप कोर्सेज कर सकते हैं। फिर आप आकर के यहाँ पे अपना जॉब सर्च कर सकते हैं, विजिट पे भी कर सकते हैं। दिल्ली में भी, दिल्ली मुंबई बहुत सारे अपने इंडिया के कंट्री स्टेट में अपना बहुत सारा ऑफिसेज है, तो वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं इंटरव्यू दे कर के आने की। और अच्छा है, रेस्पेक्टेड एंड रेस्पॉन्सिबल कैरियर है। और अगर सेफ्टी में आना है तो एक बोल्डनेस आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि आपको गाइड करना होता है। आप यहाँ पे काम नहीं करते हैं, आप किसी को एडवाइस करते हैं, और एडवाइस तभी आप कर सकते हैं जब आपके पास वो नॉलेज हो जी और आप उतने बोल्ड हों। जी 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 तो ही जी धन्यवाद सत्येंद्र जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को बताई। तो दर्शकों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दिए हुए जानकारी से आप सभी किसी न किसी प्रकार से लाभान्वित होंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे एक दूसरे अप्रवासी भारतीय से और बातें करेंगे उनसे एक नए विषय पे। तब तक के लिए मैं जितेंद्र कुमार आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।